अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंटी एस्ट्रोजन एंटी प्रोजेस्टेरोन स्टार्ट करने लगे हैं। एंटी एस्ट्रोजेंस में दो तरह के एस्ट्रोजेंस होंगे, या तो ऐसे एंटी एस्ट्रोजेंस जो जाके रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, या फिर ऐसे जो सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। लेकिन इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजेंस की एक और टाइप भी है, SERM, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये क्या करते हैं, ये कुछ टिश्यूज़ में एगोनिस्ट का काम करते हैं, एस्ट्रोजन एगोनिस्ट, और कुछ टिश्यूज़ में एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले नंबर पे है टैमोक्सिफिन। टैमोक्सिफिन जो है ना CNS में और जो है ना ब्रेस्ट में जो है ना एंटागोनिस्ट का काम करता है, और लीवर और बोन में एगोनिस्ट का काम करता है। तो इसी के लिहाज से इसके यूजेस होंगे। अब इसके यूजेस की बात करें तो ये जो है ना ऑस्टियोपोरोसिस को कम करेगा, क्योंकि ये जो है ना बोन के ऊपर इसका एगोनिस्टिक इफेक्ट है, और ये बोन रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट कर रहा होता है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि ब्रेस्ट में इसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर को नहीं होने देगा। ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली प्रोलिफरेटिव इफेक्ट की वजह से हो रहा है ना एस्ट्रोजन के, तो अब जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ना, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये एगोनिस्ट का काम करता है, तो एंडोमेट्रियम पे हाइपरप्लेजिया कराता है और एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका इफेक्ट है वेनस थ्रोम्बोसिस कराता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो एस्ट्रोजन है ये कोagulability को बढ़ा रहा होता है, इस वजह से जो है DVT कराता है। और दूसरा इसका ये इफेक्ट है कि हॉट फ्लैशेस कराता है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। जाहिर सी बात है, जब एस्ट्रोजन की कमी होगी तो फीमेल को मेनोपॉजल सिम्टम्स आएंगे, तो उनमें हॉट फ्लैशेस आएगा। ठीक है, इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने बता दिया। रिलॉक्सिबिन जो है ना, यह ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में यूज़ होता है। ये MCQ है, इसको याद रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स। इसका रेलॉक्सिफिन इससे मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क इसमें यह है, रेलॉक्सिफिन जो है ना ब्रेस्ट में इसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है, और CNS में भी इसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है, और एंडोमेट्रियम के ऊपर भी एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है, जबकि टैमोक्सिफिन का एंडोमेट्रियम के ऊपर एगोनिस्टिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो है ना ब्रेस्ट एंडोमेट्रियल कैंसर कराती है, जबकि ये जो है ना एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं कराता, क्योंकि इसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है एंडोमेट्रियम के ऊपर। इसके बाद जो है ना इसका लिवर में जो है ना एगोनिस्टिक इफेक्ट है। तो इसका फंक्शन क्या है कि ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है ऑस्टियोपोरोसिस की इन द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, और इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट में भी इसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, तो ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो है ना यूज़ होता है, और उसके रिस्क को भी कम करता है। और दूसरी ये बात थी कि जो ना ये जो कि इसके एंडोमेट्रियल टिश्यू पे इफेक्ट नहीं होता, इस वजह से जो ना एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या फिर वो जो एंडोमेट्रियल कैंसर है वो नहीं कराते। इसके बाद बेसिडॉक्सिफिन है, ये भी ब्रेस्ट कैंसर उसमें ऑस्टियोपोरोसिस में जो ना यूज़ होता है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के प्रोफिलैक्सिस के तौर पर, और मेनोपॉजल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। ये जो है ना SCQ है कि मेनोपॉजल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं, तो उनमें बेसिडॉक्सिफिन भी है, और भी हैं लेकिन बेसिडॉक्सिफिन भी है। इसके बाद है क्लोमिफिन। क्लोमिफिन जो है ना पार्शियल एगोनिस्ट है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स का। ये उन फीमेल्स में जो है ना दिया जाता है जो एनओवुलेटरी होती हैं और वो प्रेग्नेंट बनना चाहती हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पड़े होते हैं ना एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ये देखिए क्लोमिफिन का एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एगोनिस्टिक इफेक्ट है, लाइक ये FSH और LH गोनाडोट्रोपिन्स की रिलीज को इंक्रीज कराता है। कैसे कराता है, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो इधर पड़े होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो फीडबैक इनहिबिशन जो हो रही होती है एस्ट्रोजन की वजह से वो इनहिबिट हो जाती है, और जो NH FSH और LH जो है ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, इस वजह से ओवुलेशन इंडक्शन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद प्योर एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट फ्लूवेस्ट्रेंट है। ये भी ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, लेकिन ये अल्टरनेटिव ड्रग है, उन पेशेंट में हम देंगे जो टैमोक्सिफिन के लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में मेनली हम जो है ना टैमोक्सिफिन देंगे। इसके बाद सिंथेसिस इनहिबिटर है, उनमें एरोमेटेज इनहिबिटर है। एरोमेटेज एक एंजाइम होता है जो कि एस्ट्रोजन की सिंथेसिस में जो है ना इन्वॉल्व होता है, तो एनास्ट्रोजोल क्या होता है, एरोमेटेज को इनहिबिट कर दे, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन सिंथेसाइज नहीं हो सकता। इसको भी ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में जो है ना यूज़ किया जाता है। इसके बाद है डायनाजोल। डायनाजोल जो है ना P450 एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। P450 एंजाइम जो सारे गोनेडल स्टेरॉइड्स हैं ना उनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो सारे जो है ना इनहिबिट हो जाते हैं। इसको किस में यूज़ करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस में यूज़ करते हैं, और फिब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट में यूज़ करते हैं। अब इसके बाद एक ओवरव्यू ले लें, जो SCRMs हमने पढ़े थे उनके यूजेस क्या थे।
एक तो ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होते रहते हैं हार्मोन रिस्पॉन्सिव ब्रेस्ट कैंसर, जो एस्ट्रोजन के रिस्पॉन्स में जो है ना ब्रेस्ट कैंसर और उसको ट्रीट करने के लिए जो है ना यूज़ हो रहे थे। इसके अलावा जो है ना वो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ हो रहे थे, और उनका इफेक्ट ये था कि एंडोमेट्रियल कैंसर करा रहे थे, और जो है ना डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और हॉट फ्लैशेस वगैरह कराते हैं। रेरोक्सिफिन जो है ना ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में यूज़ होता है, और बेजिडॉक्सिफिन प्रोफिलैक्सिस में यूज़ होता है ऑस्टियोपोरोसिस के। इसके बाद क्लोमिफिन ओवुलेशन इंडक्शन के लिए, फ्लूवेस्ट्रेंट ब्रेस्ट कैंसर में, और एरोमेटेज इनिबिटर भी ब्रेस्ट कैंसर में, और डानाजोल एंडोमेट्रियोसिस और फिब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट, ये सारे ही ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहे हैं। इनमें एक्सेप्ट बेजिडॉक्सिफिन और क्लोमिफिन के, क्लोमिफिन ओवुलेशन इंडक्शन के लिए, बेजिडॉक्सिफिन प्रोफिलैक्सिस ऑफ द पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए है। इसके बाद GnRH एनालॉग्स हम पहले पढ़ चुके हैं पीछे से, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जो GnRH एनालॉग्स में लिप्रोलाइड है, इसके अलावा और भी हमने पढ़े थे, लिस्ट्रेलिन, गुजरेलिन वगैरह हमने पढ़े थे। तो इनका क्या काम होता है कि जो है ना ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन में जो है ना यूज़ होते हैं। इसके अलावा सेंटर ऑफ प्रिकॉशंस प्यूबर्टी में हमने पढ़ा था, और ट्रांसजेंडर एडोलसेंट्स में पढ़ा था। इसके बाद जो है ना हमने पढ़ा था कि कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। ये तो हो गए इनके फीमेल में इफेक्ट। मेल में भी एक साथ ही देख लेते हैं। तो लिप्रोलाइड प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में हमने पढ़ा था, एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में पढ़ा था। इसके अलावा जो है ना हमने इसमें ये लिखा हुआ है कि जो है ना इनिशियल वीक्स में ना इनकी वजह से जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, हमें पता है इनकी वजह से ना ट्यूमर फ्लेयर हो जाता है, जबकि गोनाडो जो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है उनकी वजह से जो ना ट्यूमर फ्लेयर नहीं होता। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि हम गोनाडोट्रोपिन एनालॉग्स देंगे तो टेस्टोस्टेरोन सर्ज जाएगा और उसकी वजह से होगा ट्यूमर फ्लेयर। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर एंटागोनिस्ट फ्लूटामाइड दे देते हैं ताकि ट्यूमर फ्लेयर ना हो। ठीक है। इसके अलावा ये प्रोस्टेट कैंसर, एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में भी यूज़ होते हैं, प्रोस्टेटिक BHP में भी यूज़ होते हैं, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में भी यूज़ हो रहे होते हैं। एंटी प्रोजेस्टेरोन में मीफेप्रिस्टोन है, ये एंड्रोजिन का भी एंटागोनिस्ट है, प्रोजेस्टेरोन का भी एंटागोनिस्ट है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी एंटागोनिस्ट है। इसको अबॉर्शन के लिए दिया जाता है, मीज़ोप्रोस्टोल के साथ मिला के जो है इसको अबॉर्शन के लिए दिया जाता है अर्ली प्रेगनेंसी में, लाइक लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से 49 डेज़ बाद तक। ठीक है। तो इसके बाद जो है ना इसका जो कॉम्प्लिकेशन होती है इसके साथ एसोसिएटेड होती है, मोस्ट कॉमन ये होती है कि जो कंप्लीट अबॉर्शन इंड्यूस नहीं हो सकता। और इसमें साइड इफ़ेक्ट्स में मीज़ोप्रोस्टोल जो कि PGE एनालॉग है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, तो उसकी वजह से GI डिस्टर्बेंस लाइक नॉजिया, वोमिटिंग वगैरह होगी। और इसके अलावा जो है ना रेयरली ऐसा होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन या सेप्सिस हो जाती है ड्यू टू द एक बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम सॉर्डेलाई। अब एंड्रोजेंस नेक्स्ट में बताती हूँ।